नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योग्राफी की अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत की मृदा उस पर चर्चा प्रारंभ की थी हम लोगों ने। तो दोस्तों, उसमें हम लोगों ने देखा कि भारत की मृदा कितने प्रकार की होती है, 8 प्रकार की। और उसमें भी दोस्तों हम लोगों ने 3 प्रकार की मृदा, जो पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा और जलोढ़ या दोमट मृदा, इन 3 पर हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो दोस्तों, उसके आगे जो हमारी बची 5 मृदा, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के साथ अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, काली मृदा। हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में जैसा बताया कि हम लोगों ने 3 मृदा हम लोग पढ़ चुके थे। उसके आगे हमारी चौथी मृदा है काली मृदा। तो दोस्तों, इसका निर्माण ज्वालामुखी के निकले लावा के अपक्षय व अपरदन के कारण हुआ है। जो काली मृदा हमारी है, इसका जो निर्माण है वह ज्वालामुखी से निकले लावा के अपरदन या अपक्षय के कारण ही इसका निर्माण हुआ है। इसीलिए दोस्तों इसे लावा मृदा भी बोला जाता है। इस चीज़ को आप लोग विशेष का ध्यान रखना कि काली मृदा को लावा मृदा भी कहा जाता है। यह मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। दोस्तों, जो काली मृदा है यह हमारी दक्कन के पठार के अधिकतर भाग पर पाई जाती है। इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ तक है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, कर्नाटक व तमिलनाडु का कुछ हिस्सा, इन क्षेत्रों में दोस्तों काली मृदा का विस्तार है। तो दोस्तों, काली मृदा, इसे कपासी मृदा भी बोला जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग के गहरी भाग में गहरी काली मृदा पाई जाती है। जो गोदावरी और कृष्णा नदियों के उत्तरी भाग और दक्कन के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में इसे गहरी काली मृदा भी कहा जाता है। इसके आगे दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट व ह्यूमस के कारण इसका रंग काला है। जो ये काली मृदा, इसका रंग काला क्यों है? तो दोस्तों, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट व ह्यूमस के कारण ही इसका रंग काला है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है यह मृदा सर्वाधिक मात्रा में पानी को अवशोषित करती है। इस पॉइंट को आप लोग विशेष कर ध्यान रखिएगा। जो काली मृदा है हमारी, यह सर्वाधिक मात्रा में पानी को अवशोषित करती है। इसके दोस्तों अन्य नाम, इस मृदा के अन्य नाम क्या क्या हैं? कपासी मृदा, रेगुन मृदा, स्वतः कृष्य मृदा। तो दोस्तों, कपासी मृदा क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों जिन क्षेत्रों में इस मृदा का विस्तार है उसमें दोस्तों कपास का उत्पादन जो है वह सर्वाधिक होता है। इसीलिए दोस्तों इसे कपासी मृदा कहते हैं। इसे दोस्तों रेगुन मृदा भी कहते हैं और स्वतः कृष्य मृदा। दोस्तों, स्वतः कृष्य मृदा इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों जैसा आपने ऊपर देखा कि इसमें पानी को अवशोषित करने की मात्रा सर्वाधिक है। तो दोस्तों, यह पानी को अवशोषित कर लेती है। उसके बाद जब यह धीरे धीरे इसमें जो जल धारण की क्षमता अधिक होती है, उसके बाद यह जब दोस्तों सूखती है तो इसमें मोटी दरारें और मोटी और गहरी दरारें इसमें पड़ जाती हैं। तो दोस्तों इसीलिए इसे स्वतः कृष्य मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। इसमें दोस्तों 10 से 15 सेंटीमीटर चौड़े और 1 मीटर तक के गहरे छिद्र हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों इसे स्वतः कृष्य मृदा या स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले क्रम पर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे चरनोजम, उत्तर भारत में इसे केवाल तथा केरल में इसे साली कहा जाता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काली मृदा को चरनोजम मृदा, उत्तर भारत में इसे केवाल मृदा और केरल में इसे साली मृदा कहा जाता है। इसके नाम, अन्य नाम जो हैं ऊपर हमने देखा, इसे क्या कहा जाता है? लाल मृदा। सॉरी दोस्तों, इसे ऊपर जो हमने देखा था इसे लावा मृदा कहा जाता है। इसे लावा मृदा और कपासी मृदा, रेगुर तथा स्वतः कृष्य मृदा, या दोस्तों इसके अन्य नाम हैं। इन चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दोस्तों इसे चरनोजम, उत्तर भारत में केवाल और केरल में से साली कहा जाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है रासायनिक दृष्टि से काली मृदा में चूने, लौह
मैग्नीशियम तथा एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। जो काली मृदा हमारी है उसमें चूने की अधिकता, लौह की अधिकता, मैग्नीशियम की तथा एल्यूमिना की अधिकता पाई जाती है। लेकिन इसमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। तो यह चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विशेषकर दोस्तों इसमें आप लोगों को ध्यान क्या क्या रखना है, मैं ये भी आपको बता दूं। इसके दोस्तों जो नाम है, अन्य नाम या अंतर्राष्ट्रीय चरनोजम, केवाल और साली, इसको ध्यान रखिएगा। अन्य नाम इसे ध्यान रखिएगा इसके। और इसमें सर्वाधिक पानी की जो अवशोषण क्षमता है इसमें सबसे अधिक होती है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका काला रंग क्यों होता है यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसमें दोस्तों यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसे लावा मृदा कहा जाता है और इसका जो विस्तार है वह दक्कन के पठार पर अधिक भागों में पाया जाता है। और वैसे दोस्तों अगर आपको स्टेट के दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो हमारा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र राज्य है, इसमें काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। वैसे दोस्तों दक्कन के पठार पर अधिकतर क्षेत्र इसका आता है, लेकिन स्टेट में आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र स्टेट पड़ेगा, इसमें सर्वाधिक विस्तार इसका है। आगे दोस्तों देखते हैं हम लोग मानचित्र से। ये आप लोग इसका चित्र देखिएगा। ये हमारा दक्कन का पठार, दक्कन के पठार वाला क्षेत्र ये हमारा है। तो इस क्षेत्र में काली मृदा का सर्वाधिक विस्तार है। गुजरात का कुछ क्षेत्र आप लोग देख लीजिएगा, इसमें सर्वाधिक विस्तार इसका है। और जो ये हमारा दक्कन का पठार, इसमें विस्तार है। और यहीं पर दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो महाराष्ट्र पड़ता है उसमें राज्य की दृष्टि से आप लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक विस्तार इसका है। आशा करता हूँ दोस्तों काली मृदा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग देखते हैं हमारी अगली मृदा है लैटेराइट मृदा। पांचवी मृदा हमारी लैटेराइट मृदा है। दोस्तों लैटेराइट एक जो लैटेराइट शब्द है ये हमारा, यह लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है। जो लैटेराइट है शब्द हमारा, यह लैटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ईंट। जो लैटेराइट है यह लैटिन भाषा के लेटर शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है ईंट। अगला दोस्तों पॉइंट है हमारा, यह मृदा उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। जो लैटेराइट मृदा है हमारी, यह उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा के कारण चूना तथा सिलिका का निक्षालन हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम शेष रह जाता है। जब दोस्तों यह भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है तो जो भारी वर्षा जब होती है तो जो चूना और सिलिका है इसका निक्षालन या आप कह सकते हैं इसका बहाव हो जाता है, लेकिन लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम इसमें शेष रह जाते हैं। इस दोस्तों मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन और फास्फोर इस मृदा में जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। जो ये हमारी लैटेराइट मृदा है इसमें जैव पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, यह मृदा कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। इसे उपजाऊ बनाने के लिए इसमें खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। जो लैटेराइट मृदा है हमारी, यह दोस्तों कृषि के लिए उपजाऊ नहीं है और इस पर आप लोग अगर कृषि करना चाहेंगे तो उसमें आपको खाद और उर्वरकों की भारी मात्रा मिलानी पड़ेगी। दोस्तों इस मृदा को मखरैला मृदा भी कहा जाता है। जो लैटेराइट मृदा है हमारी, इसे मखरैला मृदा भी कहा जाता है। और इसका विस्तार क्षेत्र कहाँ कहाँ है, इसका दोस्तों विस्तार क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम का कुछ क्षेत्र। कहाँ कहाँ तक दोस्तों, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम का कुछ क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोस्तों यह हमारी लैटेराइट मृदा विस्तारित है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सर्वाधिक विस्तार अगर हमारा है तो होता है हमारे जलोढ़ मृदा का, और दूसरे नंबर पर सर्वाधिक विस्तार जो है वह हमारे लैटेराइट मृदा का ही है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है, ईंट बनाने के लिए इस मृदा का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे मकान बनाने में ईंट का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों लैटेराइट मृदा का ही उपयोग ईंट बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो हमारी लैटेराइट मृदा है इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि किन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो दोस्तों इसमें काफ़ी, काजू, नारियल, मसाला, इनका दोस्तों उत्पादन सर्वाधिक होता है लैटेराइट मृदा में। इसका विस्तार देखिएगा आप लोग।
यह दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है उसका कुछ क्षेत्र है, ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसमें यह पाई जाती है। यह दोस्तों पश्चिम बंगाल उड़ीसा वाला कुछ क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला, इसमें दोस्तों यह विस्तारित है। ये हमारा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया। इधर दोस्तों जो हमारा केरल और तमिलनाडु के का जो तट है उसमें दोस्तों यह विस्तारित है। वैसे आप एक शब्द में कहना चाहें तो हमारा मालाबार तट, मालाबार तट जो है उस पर दोस्तों यह लैटेराइट मृदा हमारी विस्तारित है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर दोस्तों मैंने मध्य में आपको बता ही दिया कि जो मध्य प्रदेश हमारा है उसमें दोस्तों यह विस्तारित है, यह मध्य प्रदेश में। और दोस्तों पूर्वोत्तर में ये असम का कुछ क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है असम का कुछ क्षेत्र है। इधर दोस्तों ये मध्य में जो है यह दोस्तों असम के नीचे जो हमारा मेघालय या इधर आपको नागालैंड वाला क्षेत्र है, इसमें भी कुछ क्षेत्र में ना के बराबर क्षेत्र में इसका विस्तार है। तो विशेषकर आप लोग असम ही पूर्वोत्तर में याद रखिएगा कि असम के कुछ क्षेत्र में इसका विस्तार है। आशा करता हूँ दोस्तों। इधर दोस्तों ये देखिएगा ये जो तमिलनाडु वाला हमारा क्षेत्र है, तो तमिलनाडु के तटवर्ती क्षेत्र में कुछ हिस्से में ये मृदा पाई जाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों लैटेराइट मृदा भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आगे दोस्तों हमारी अगली मृदा जो है वह दोस्तों लाल एवं पीली मृदा, हमारी छठवीं मृदा है लाल एवं पीली मृदा। तो दोस्तों ये देखिएगा आप लोग, लाल मृदा का विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो दोस्तों जो लाल मृदा है हमारी उसका विकास दक्कन के जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में जहाँ कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में हुआ है। और इसका निर्माण जो हुआ है वह दोस्तों आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही, रवेदार आग्नेय चट्टानों के द्वारा हुआ है। या दोस्तों आप लोग इस तरह इसको कह सकते हैं कि आर्कियन क्रम की जो हमारी शैलें थी उनमें निरंतर अपक्षय व अपर्दन के द्वारा इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। जो आर्कियन शैल की चट्टानें थीं उसमें दोस्तों अपक्षय व अपर्दन के द्वारा ही इस मिट्टी का, लाल मिट्टी का हमारा निर्माण हुआ है। इसका विस्तार क्षेत्र दोस्तों देखिएगा, बुंदेलखंड पठार से लेकर अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर का अधिकांश भाग। तो दोस्तों जो लाल एवं पीली मृदा है उसका दोस्तों विस्तार क्षेत्र जो है वह बुंदेलखंड पठार से लेकर अधिकांश प्रायद्वीपीय क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर का अधिकांश भाग। तो इसमें दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं जो आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। जो हमारी लाल मृदा है इसका दोस्तों रंग जो लाल होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। इस पॉइंट को आप लोग विशेष का ध्यान रखिएगा। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार बनता है कि लाल मृदा जो होती है इसका लाल रंग क्यों होता है, किस कारण होता है। तो दोस्तों आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। जबकि दोस्तों जलयोजित आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग पीला होता है। यह चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पीला रंग इसका किस कारण होता है, तो जलयोजित आयरन ऑक्साइड के कारण ही इसका रंग पीला होता है। दोस्तों शायद मैंने आपको ऊपर जब लैटेराइट मृदा बताई तो उसमें हमने कह दिया था कि इसका विस्तार दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पर दोस्तों आप लोग सुधार कर लीजिएगा। लैटेराइट मृदा का नहीं, हमारी जो लाल मृदा एवं पीली मृदा है इसका विस्तार जो है वह दूसरे सबसे अधिक क्षेत्र पर होती है। पहले क्षेत्र पर दोस्तों जलोढ़ मृदा का और दूसरे सर्वाधिक क्षेत्र पर जो विस्तृत है वह हमारी लाल एवं पीली मृदा है। तो आप लोग इस चीज़ का सुधार कर लीजिएगा। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, वह गलती से मैंने बोल दिया था। तो दोस्तों इसका आप लोगों ने देखा कि लाल रंग जो होता है वह आयरन ऑक्साइड के कारण होता है और पीला रंग जो है वह जलयोजित आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। दोस्तों जो लाल मृदा है इसका सर्वाधिक विस्तार आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु में, और जो पीली मृदा है इसका सर्वाधिक विस्तार केरल में होता है। जो लाल मृदा है हमारी इसका सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु में और पीली मृदा का सर्वाधिक विस्तार केरल राज्य में होता है। इसमें दोस्तों अगर फसल की बात की जाए तो आपके मोटे अनाज जो हैं जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का,
इन चीज़ों का जो उत्पादन है इसमें अधिक होता है। आगे दोस्तों देखते हैं। महीन कणों वाली लाल और पीली मृदाएं सामान्यतः उपजाऊ या उर्वर होती हैं तथा मोटे कणों वाली लाल और पीली मृदा अनुपजाऊ होती हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो महीन कणों वाली हमारी लाल और पीली मृदा होगी वह दोस्तों उपजाऊ होगी, लेकिन मोटे कणों वाली जो लाल या पीली मृदा होगी वह अनुपजाऊ होगी। दोस्तों इसमें जो हमारी लाल मृदा या पीली मृदा इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका दोस्तों विस्तार क्षेत्र देखिएगा। यह हमारा जो पूर्वोत्तर का भाग, या दोस्तों इसमें भी लाल और पीली मृदा का विस्तार है। या दोस्तों जो दक्कन के पठार का पूर्वी भाग, उसको लेकर दोस्तों आप लोगों ने देखा ये तमिलनाडु तक इसका विस्तार है लाल एवं पीली मृदा का। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पूर्वोत्तर के अधिकांश भाग पर ही आप लोगों ने देखा कि पूर्वोत्तर के अधिकांश भाग पर इसी का विस्तार है। और इसके अलावा दोस्तों जो मैंने ये डाट किया है इसमें दोस्तों ये वाली क्षेत्र जो है मैंने पिछले इसके ऊपर ही बताया था। इसमें जो दोस्तों असम का क्षेत्र है उसमें ये लेटराइट मृदा का कुछ भाग पड़ता है, लेटराइट मृदा का कुछ भाग पड़ता है। बाकी दोस्तों जो ये अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग, ये दोस्तों इससे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि वह पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बाकी जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हमारे पड़ते हैं उसमें दोस्तों इस लाल या पीली मृदा का विस्तार है। तो दोस्तों यहाँ तक आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे दोस्तों देखते हैं हमारी सातवीं मृदा कौन सी है, क्षारीय मृदा। सातवीं मृदा है हमारी क्षारीय मृदा। तो इसको आप लोग देखिएगा। बांगर भूमि पर जब अत्यधिक सिंचाई की जाती है तब मृदा के ऊपरी सतह पर नमक की पतली सफ़ेद चादर दिखाई पड़ने लगती है। जो बांगर भूमि है हमारी, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, इससे पहले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि जो हमारी जलोढ़ मृदा होती है उसको दो भागों में बांटते हैं हमारे, आपकी बांगर मृदा और खादर मृदा। जो बांगर मृदा हमारी होती है या दोस्तों पुरानी मृदा होती है, पुरानी काप मृदा होती है। और जो खादर हमारी होती है वह दोस्तों नवीन काप मृदा होती है। और नवीन काप मृदा या पुरानी काप मृदा, इसको मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि पुरानी काप मृदा या नवीन काप मृदा इसे क्यों कहा जाता है। तो इसको आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि उस पर हम लोगों ने एक पूरा वीडियो इस पर जब हिमालय पढ़ा था उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि खादर और बांगर में क्या अंतर है और इनको खादर या बांगर क्यों बोला जाता है। तो दोस्तों जो बांगर भूमि पर जब अत्यधिक सिंचाई की जाती है, बांगर भूमि आपको पता है कि यह पुरानी, यहाँ पर दोस्तों वर्षा जब नदी का जल जो बरसात में आता है, बाढ़ का पानी वो नहीं पहुँच पाता है, तो दोस्तों इसे हम लोग बांगर भूमि कहते हैं। तो इस पर दोस्तों अत्यधिक सिंचाई जब की जाती है तब मृदा के ऊपरी सतह पर नमक की पतली सफ़ेद चादर दिखाई पड़ने लगती है, जिसे रेह या कलर कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, रेह या कलर कहा जाता है। इसे ही ऊसर भूमि भी कहते हैं। इसे जो क्षारीय मृदा है हमारी, इसे ही रेह या कलर कहा जाता है और इसे ही ऊसर भूमि भी कहा जाता है। इस मृदा में दोस्तों घुलनशील लवण NaCl MgCl2 की प्रधानता होती है। यह मृदा दोस्तों जो है यह कृषि हेतु उपयुक्त नहीं होती, इसमें जिप्सम मिलाकर इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। जो हमारी ये क्षारीय मृदा है यह दोस्तों कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है, लेकिन इसमें जिप्सम मिलाकर इसे कृषि योग्य बनाया जाता है। दोस्तों इसका विस्तार क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार व राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र। इसमें दोस्तों जो हमारी ये मृदा आपकी है क्षारीय मृदा, इसका विस्तार क्षेत्र है। इसके आगे दोस्तों हमारी आठवीं मृदा जो है दलदली मृदा या पीठ मृदा। तो दोस्तों जो दलदली मृदा है यह भारत के यह मृदा जो है भारत के उन क्षेत्रों में पाई जाती है यहाँ पर आर्द्रभूमि होता है। भारत में ऐसे क्षेत्र तटवर्ती क्षेत्र होते हैं। तटवर्ती दोस्तों जैसे आपको पता है कि गुजरात का कच्छ क्षेत्र,
पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र, और दोस्तों जैसे आपका तमिलनाडु का कुछ क्षेत्र आ जाएगा, केरल का कुछ क्षेत्र आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों क्षेत्र हैं, ये इन क्षेत्रों में दलदली मृदा या पीट मृदा पाई जाती है। और दोस्तों इसकी प्रकृति जो अम्लीय होती है, कुछ क्षेत्रों में दोस्तों इसकी प्रकृति आपको क्षारीय भी मिलेगी, लेकिन अधिकतर इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो इसका विस्तार क्षेत्र आप लोग ध्यान रखिएगा। पश्चिम बंगाल का डेल्टाई क्षेत्र जो सुंदरबन वाला क्षेत्र हमारा है वह, और गुजरात के कच्छ क्षेत्र में इसका विस्तार है। उसके अलावा आपको बताया कि केरल और तमिलनाडु वाला कुछ क्षेत्र इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों यह हमारे हो गया दलदली मृदा या पीट मृदा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को जो भारत की मृदाएं हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। तो दोस्तों ये हमारी जो मृदा हैं उन पर हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा अब हम लोग कल से अपना कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं आपको अधिकतर हर वीडियो में बताता हूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल हमारा है इस पर आपको हिंदी, CDP, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लासें आपको मिल जाएंगी। वह क्लासें भी आप लोग जाकर अच्छे से देखें, क्योंकि दोस्तों वह सब्जेक्ट भी आपके बहुत अच्छे तरीके से पूर्ण कराए जा रहे हैं। तो आप लोग उन क्लासों को भी बहुत अच्छे तरीके से देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।